जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक स्टडी सेंटर पर। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का टर्म 2 एग्ज़ाम जो है आज हिस्ट्री को है 27 जून हिस्ट्री का एग्ज़ाम है क्लास 11 का। उसका ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी जो ब्रिटेन है वो 1793 और 1815 तक कई युद्धों में मतलब लिप्त रहा, यानी मतलब सभी युद्ध में वो बिजी रहता था। बात का मतलब तो इसके ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक युद्धों में संलिप्त रहा, यानी वो मतलब युद्ध में ही बिजी रहा। ठीक है, इस समय अवधि में ब्रिटेन लगातार फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण के संघर्ष में फैसला रहा। ठीक है, फैसला रहा। और इसका आगे क्या है कि इस समय लड़े गए भयंकर युद्धों का व्यापक प्रभाव ब्रिटेन के उद्योग पर भी पड़ा, जो कि निम्नलिखित है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटेन के उद्योग में। पहला क्या है, पॉइंट वाइज बना दिए। युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गया, मतलब मान सकते हैं तो वहाँ का जो व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहाँ से अलग हो गया। ठीक है, व्यापार जो था वो अलग हो गया। ठीक है, युद्ध के कारण। अब तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे और कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। ठीक है, सारा मतलब फैक्ट्री धंधा वो उद्योग सारा चीज़ बंद हो गया था। अगला पॉइंट है कि उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी का शिकार होने लगे। अब आपका कुछ काम ही बिजनेस ही नहीं चलेगा तो आपका तो पैसा कहाँ से आएगा, आपका जो सोर्स है तो उसमें आप तो बेरोजगारी हो जाएंगे और आपका खाना भी उतना अच्छा से नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, नहर और रेलवे के परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मॉडल सेट में भी था। ठीक है, और इसमें भी है। तो उत्तर हो जाएगा नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। अब देखिए आगे क्या है, पहले हम बताते हैं नहर के सापेक्षिक लाभ। यहाँ पे है नहर के सापेक्षिक लाभ क्या क्या। देखिए, नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाने में काफ़ी सरल हो गया, यानी जो नहर से क्या हो हमारा, जहाँ पर मतलब हमारा कोयला खदान, ठीक है, या लोहा का खदान है, वहाँ से हम भारी पदार्थ को वहाँ से ला सकते हैं और अपने कारखाना तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट में है कि नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था, यानी नहर के द्वारा हम किसी वस्तु को अगर ले जाते थे तो उसमें निर्यात और आयात यानी आने और ले जाने का सबसे सस्ता पड़ता था, खर्चा भी कम पड़ता था। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा, बड़े बड़े नगरों का जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। जब बड़े बड़े नगर से इसको मिला दिया गया तो शहरवासी सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गया वहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अन्य साधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा कम समय लगता था। नहर में मानते हैं समय मतलब क्या होता था, उसमें जहाज या स्टीमर जिसमें भी आप ले जा सकते थे तो उसमें ले जाया जाता, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगता था। ठीक है, अब है रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ। ठीक है, हम लोग नहर का देख लिया, अब रेलवे का देखिए। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण में रेलवे का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा, यानी इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ था तो वो रेलवे का काफ़ी सराहनीय मतलब काफ़ी योगदान था रेलवे का। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या है दूसरा पॉइंट कि रेलवे परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेलवे जब आ गया तो आदमी काफ़ी मतलब आ जा सकता था और समय भी कम लगता था इसमें। रेलवे की गति नहर के यातायात के साधनों की अपेक्षा तीव्र थी। नहर में तो आप स्पीड कम ही चलेगा ना, रेल को पता है कि कितना स्पीड चलता है, रेल काफ़ी स्पीड चलता है, तीव्र थी। और उस पर बाढ़, सूखे, यहाँ पे कहाँ था, बाढ़, सूखे यो तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। सही बात है, अगर आप नहर चला रहे तो कभी भी बाढ़ आ सकता था, कभी भी हवा चल सकता था, उसमें परेशानी हो रहा था, लेकिन ट्रेन में वो सब परेशानी नहीं होता है। अब देखिए रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है, जिससे लोगों का यात्रा करने में आराम हो गया। आदमी जो लोग से ट्रेन सफ़र करते हैं वो काफ़ी आसान हो गया। और ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषता क्या था, यानी उत्तर क्या होगा इसका, 1750 से 1850 के मध्य ब्रिटेन में अनेक आविष्कार हुए। दिलचस्प विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता देखिए,
इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। किसका किसका? वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। दूसरा पॉइंट कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योगों जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, लिखने का तो टाइम नहीं, बस ध्यान से सुनिए। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। ठीक है, इसमें आविष्कार मतलब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं किया बल्कि साधारण लोग भी प्रयास किया, वो सफल भी हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबको पॉइंट वाइज करते। कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निस्संदेह अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या हमारा। अब देखिए और भी क्वेश्चन है कि जो दूसरा चैप्टर का है। ठीक है, कौन क्वेश्चन है? एज़टेक की सभ्यता की तुलना मेसोपोटामिया लोगों से करनी। जो एज़टेक सभ्यता था उसका मेसोपोटामिया लोगों से तुलना करने बोले, तो उत्तर क्या हो जाए कि एज़टेक मेसोपोटामिया क्या है? पहले एज़टेक समान पदानुक्रमित था, इसमें कुलीन, पुजारी, योद्धा और व्यापारी शामिल थे। दूसरा पॉइंट, मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, इसमें उच्च, मध्य और निम्न वर्ग शामिल थे। अब क्या है यहाँ पे, अब एज़टेक का देखिए, एज़टेक सभ्यता के लोग युद्ध और सूर्य के देवताओं की पूजा करते थे। देखिए यहाँ पर उत्तर किस प्रकार लिखा गया, एक एज़टेक का बता गया, एक नंबर ये एज़टेक का हो गया, ये मेसोपोटामिया, फिर एज़टेक का या फिर मेसोपोटामिया का, इस प्रकार से बता रहे हैं। मेसोपोटामिया के लोग कई लोग कोई देवी देवताओं का पूजा करते थे। अब एज़टेक क्या है? एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिकी में 1200 से 1400 ईस्वी के बीच फली फूली। ठीक है, अब अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता आधुनिक इराक में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में फली फूली। यहाँ पे एज़टेक कब हुआ था? 1200 से 1400, और जो मेसोपोटामिया वो 5000 ईस्वी पूर्व। चौथा में क्या है? चौथा में है कि एज़टेक धातु को गलाने की कला जानते थे, आभूषण सोने से बने होते थे, और मेसोपोटामिया ने कुम्हार के पहिए के कांच के बने पदार्थ आदि को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। मेसोपोटामिया में चाक का आविष्कार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौ परिवहन में मदद करने वाले विकास क्या थे? यानी नौ परिवहन, नौ चालन, जो कि नौका को चलाते थे, नाव को चलाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा 1380 में चुंबकीय कंपास के आविष्कार ने 4 प्रमुख दिशाओं की खोज और पहचान करने में मदद की। यानी चुंबकीय कंपास का खोज हो चुका था, कुतुबनुमा और दिशा सूचक यंत्र का, ये सब का खोज हो चुका था। ये दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम थी। नौकायान समुद्र के निर्माण ने नाविकों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक नौकायान में मदद की। बड़े जहाज़ों को निर्माण किया गया, बड़े जहाज़ का निर्माण किया जो कि बड़ी मात्रा में माल का मतलब ढुलाई कर सकते थे। अब क्या है कि मार्को पोलो यात्रा के वृत्तांत ने भी यूरोपीय नेविगेशन में बहुत मदद की और लोगों के बीच व्यापक रुचि पैदा की। यात्रा सहित और भूगोल की पुस्तकें भी उपलब्ध थी। ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि क्या है कि कोनी बिकिस्टा, ठीक है, नाम थोड़ा अलग है, कोनी स्टाडोरेस से आप क्या समझते हैं? क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है स्पेनिश विजेता और उनके सैनिक जिन्होंने नई दुनिया का अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन है इंका सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे? इंका सभ्यता के प्रमुख केंद्र तिनतिकाका झील था। इसमें कुछ अन्य केंद्र इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली महाद्वीप की 2 मुख्य भाषाएं लैटिन भाषा परिवार का हिस्सा है, इसलिए दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मैक्सिन शहर इतना शानदार कैसे था? मैक्सिन जो शहर था वो इतना शानदार कैसे था? मैक्सिन शहर विशिष्ट वास्तुकला के आधार पर यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, मैक्सिकन शहर विशिष्ट वास्तुकला के आधार पर पानी पर बनाया गया था, तो यह शानदार था। ठीक है, वास्तुकला के द्वारा ही बनाया गया था पानी में। 5वां क्वेश्चन क्या है कि यह ब्राजील के दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तथा तब अफ्रीका से कितने दासों का आयात किया गया? ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, उत्तर क्या है कि 36 लाख से अधिक दासों को अफ्रीका से आयात किया गया था। 6वां क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, उन 2 स्पेनियों के नाम बताइए जिन्होंने अपनी स्थापना की थी अमेरिका में साम्राज्य। हर्नांडो कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो, यही 2 थे जो कि अपनी स्थापना किया था। 7वां क्वेश्चन,
एनिमिस्ट को परिभाषित करें। एनिमिस्ट क्या था? तो एनिमिस्ट वे लोग थे जो मानते थे कि उन वस्तुओं में भी जीवन या आत्मा हो सकती है जिन्हें आधुनिक विज्ञान या वैज्ञानिकों द्वारा निर्जीव माना जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपास का आविष्कार ने नाविक को कैसे प्रेरित किया? यानी जो कंपास का खोज हुआ तो कैसे प्रेरित किया? तो उनको काफ़ी हेल्प मिला था। देखिए क्या इससे, कंपास के आविष्कार ने नाविकों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि इससे मुख्य दिशाओं का पता लगने में मदद मिली। 9 नंबर क्वेश्चन ये क्या है कि माया धर्म की कोई 2 विशेषता लिखिए। माया धर्म का कोई 2 विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका माया सभ्यता के लोग वन, वर्षा, अग्नि, मक्का आदि देवताओं की पूजा करते थे। लोगों ने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के केवल एक अंग की बलि दी। उस समय मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो कौन थे? उत्तर इसका हो जाएगा मार्को पोलो एक महान इतालवी मार्को पोलो एक महान इतालवी यात्री था। उन्होंने अपना प्रसिद्ध खाता ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है कि अमेरिका में मानव निवास की वर्तमान स्थिति क्या थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यानी 2 महाद्वीप विभिन्न राष्ट्रों के लोग के साथ बसे हुए हैं। समाप्त होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं